हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इसमें शेष प्रश्न रह गए, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा। वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस का उपयोग होता है किसके रूप में होता है? तो जैविक कीटनाशक के रूप में। बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। 53 भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, यानी खुश नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। इसमें एक त्रिजीनों की श्रृंखला डाली जाती है, तब जाकर किसी भी फसल में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कार्य करती है। प्रथम जीन भ्रूण की अंकुरण क्षमता को पूर्णतः समाप्त कर देता है। यह जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन जो है रिकम्बाइनेज एंजाइम करता है और जो दूसरा जीन पैदा करता है, तथा तीसरा जीन जो है रिकम्बाइनेज का नियंत्रण करता है। टर्मिनेटर तकनीक के माध्यम से एक फसल के नियंत्रण, एक फसल अगर बात करें तो जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से एक फसल के बीजों में डाला जाने वाला जीन बीजों को जो है बंद कर देता है, जिसमें टर्मिनेटर जीन वाले जो बीज हैं इनका किसानों के द्वारा बुआई के लिए एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक से अधिक बार ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। 54 है विकसित देशों के द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है। विकसित देशों के द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जैव तकनीकी के द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। 55 है टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? तो याद रखिएगा ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधे ग्रस्त होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 56 है निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? ट्रांसजेनिक प्लांट है। कौन परजीवी पादप है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से तैयार किया गया है। 57 कथन ए गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतना ही लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए। कारण इस चावल की पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। इन दोनों में कौन सा कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो देखिए दोनों यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही कारण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर या पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यह विटामिन नेत्रों के लिए अत्यावश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुनहरी चावल है, गोल्डन राइस है, क्या है?
गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। 59, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है, याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके बाद 60 नंबर है, सुनहरा धान में क्या प्रचुरता के रूप में उपलब्ध होता है, यानी प्रचुर मात्रा में जो गोल्डन राइस है क्या इसमें उपलब्ध रहता है सबसे ज्यादा? तो आपको मालूम है, बहुत बार इसको हम लोगों ने रिपीट किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की। गोल्डन राइस ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है, इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। गोल्डन चावल एक प्रचुरता स्रोत है या प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? सेम प्रश्न सेम जवाब, कमेंट कीजिए सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है विटामिन ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 62, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? सेम प्रश्न सेम जवाब, कमेंट कीजिए। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, याद रखिएगा विटामिन ए का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 63 है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो विटामिन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 64, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहां से आता है? तो याद रखिएगा डैफोडिल से, यानी बी ऑप्शन डैफोडिल। गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पॉट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर हैं। इस चावल का रंग गोल्डन है, सुनहरा है। इसके जीनोम में 2 जीन डैफोडिल, ठीक है, डैफोडिल से, तथा एक जीन एरविनिया इरोडोरा नामक जीवाणु से निवेशित किया गया है या किया जाता है, इंसर्टेड किया जाता है। ये तीनों जीन चावल के अपरिपक्व भ्रूण कोश में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जो है जिरेनिल, याद रखिए जिरेनिल डाइफॉस्फेट को बीटा कैरोटीन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में जो है परिवर्तित हो जाता है। यह विटामिन नेत्रों के लिए यानी आंखों के लिए अति आवश्यक होता है। 65 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत का संबंध ट्रोपोस्फीयर से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्सों में पृथ्वी से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, लेकिन परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया, महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया, इसका सही जवाब हो जाएगा जीएस खुश ने, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महाधान यानी सुपर राइस का विकास फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा जो है किया गया है। इन्होंने 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। 67, एमेनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, एमेनियोसेंटिसिस एक तरीका है
जो क्या बताता है, याद रखिएगा, यह भ्रूण के लिंग को बताता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो एमेनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जो है जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान एम्नियोटिक फ्लूइड यानी उल्बीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। 68 जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ट्रांसक्रिप्टोम किससे निर्दिष्ट करता है? जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों या गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए, किसी जीव के द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, यानी बी ऑप्शन। किसी जीनोम के द्वारा संश्लेषित संपूर्ण एमआरएनए अणुओं को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम कोशिका के दृश्य गतिविधियों और उसके जीनोम में अदृश्य कूट निर्देशों के बीच की गतिमान कड़ी बनाता है। कोई भी प्राणी बदलती परिस्थितियों के साथ कैसे और कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा उसके ट्रांसक्रिप्टोम में जो है मिल सकता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो याद रखिएगा, आर्थर कोर्नबर्ग ने। आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सही है, पहला कि जैव परत यानी बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपोपर पर जो है बन सकती है, बिल्कुल सही। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर जो है बन सकती है, बिल्कुल सही। और जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध जो है दर्शा सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसके संदर्भ में अगर बात करें तो जैव परत यानी बायोफिल्म बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों के समुच्चय से बनी एक ऐसी परत है जो प्रायः किसी सतह पर आवरण के रूप में प्रक्षिप्त होती है। दांतों पर जमने वाली डेंटल प्लेक इसका प्रमुख उदाहरण है। जैव परत सामान्यतः किसी भी सतह पर विकसित हो सकती है, जिनमें मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपो एवं खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहें भी सम्मिलित है। पहला, दूसरा कथन सही है। ये जैव परत प्रति जैविक प्रतिरोध को भी दर्शाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी इनके जनक जीव की जीवन रक्षा में सहायक होता है। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग जो है किया जाता है। ये जैविक पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के रूप में चिप की सतह से संबंध होता है। जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन को देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। जेनिको प्रौद्योगिकी है। तो सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, यानी सी ऑप्शन। जेनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। 73 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? सही जवाब है औद्योगिक प्रक्रमों के या औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए, अगर बात करें तो संपूर्ण जीवों या जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे मदिरा उत्पादन के लिए ईस्ट कोशिकाओं का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। 74, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है। सही जवाब है जीन प्रतिचित्रण, बी ऑप्शन। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नवीनतम विकसित तकनीक जीन प्रतिचित्रण है। डीएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड एकलकों के अनुक्रमों का तथा इन अनुक्रमों में जीनों का पता लगाकर डीएनए अणुओं के मानचित्र को तैयार किया जाता है। उसे जेनोमिक्स या जीनी मैपिंग कहते हैं। 75 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सही जवाब है प्लाज्मिड, बी ऑप्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिससे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। 76, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एशेरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। तो एशेरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन। प्रश्नगत विकल्पों में एशेरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि बीटी जीन मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थ्रिएनजिएंसिस के द्वारा तैयार किया गया, जिसका उपयोग कपास, बैगन, मक्का आदि की कीटरोधी नई किस्मों उत्पन्न करने में होता है। 77 है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन है। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, और दूसरा जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में जो कथन सही है, दोनों, पहला और दूसरा दोनों। वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जीवाणु भोजी का उपयोग किया जाता है। 78, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके एक ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे। इस तकनीक को क्या कहेंगे? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इस तकनीक को कहेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी बी ऑप्शन। प्रश्नानुसार मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके जो है समान आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की तकनीक को आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। इस प्रकार इस तकनीक के द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इससे पूर्णतः नए जीवों का भी निर्माण किया जा सकता है। 79 दिया गया है 4 कि रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार सलाइवा, इन चारों में अपराध के जांच में डीएनए परीक्षण के लिए जो नमूने लिए जा सकते हैं, इनमें से किस किस को नमूनों के परीक्षण के लिए डीएनए परीक्षण के लिए नमूना के रूप में जो है कलेक्ट किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इन चारों को जो है डीएनए परीक्षण के लिए नमूनों के रूप में लिया जा सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अपराध के जांच में डीएनए परीक्षण के लिए जो नमूना लिया जा सकता है, रुधिर कोशिकाओं का, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और सलाइवा। प्रश्न संख्या 80, कथन ए, बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान स्थापित जो है करने में डीएनए फिंगरप्रिंट का शक्तिशाली उपकरण बन गया है। इसका प्रयोग जो है शक्तिशाली एक उपकरण के रूप में उभरा है। कारण डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त है। यानी
ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। बलात्कार, हत्या के मामले में अपराधियों की पहचान करना तथा पैतृकता को स्थापित करने, आनुवांशिक रोगों की पहचान करने इत्यादि में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके विश्लेषण के लिए अपराधी के बाल, लार और ड्राई सीमेन जैसे जो है ले साक्ष्य पर्याप्त है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट आनुवांशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति एवं वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा। किसी भी दो व्यक्तियों के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते। 81 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है? सही जवाब है डीएनए बहुरूपता, डी ऑप्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार डीएनए बहुरूपता यानी डीएनए कह सकते हैं कि बहुरूपता है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के पहचान की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का विकास 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया था। 82 शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग बलात्कार, हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के मामले सुलझाना, आनुवांशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं के वंशावली विश्लेषण तथा वांछित पेड़ पौधों के चयन के लिए किया जाता है। यह जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश एवं व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट आनुवांशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति एवं वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा। किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते। इस तकनीक से डॉक्टर लालजी सी का नाम जुड़ा हुआ है। 83 पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका सही जवाब है डीएनए अंगुली छाप, डी ऑप्शन। 84 है मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव तकनीकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। सही जवाब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी सी ऑप्शन। मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। डीएनए 85 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिकों के परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, यानी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मानव शरीर की असंख्य कोशिकाएं स्पर्म और ओवम के मिलने से बने जाइगोट के अनगिनत विभाजन से बनती है। इस आदि कोशिका में माता और पिता के द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों की संख्या इक्वल होती है, समान होती है। इन गुणसूत्रों को विशेष आनुवांशिक गुणों को प्रदान करने वाला कारक डीएनए है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य एवं उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति को पहचान के विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का विकास 1985 में सर एलेक जेफ्रेज ने किया। इस तकनीक का प्रयोग न्यायालयीय विश्लेषण, पैतृक आनुवांशिकता निर्धारण, संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में आदि में किया जाता है। 86 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष जो है हल किया गया था? याद रखिएगा 1983 में। सी ऑप्शन सही जवाब है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किसी व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रुधिर, बाल, लार, वीर्य या अन्य कोशिका स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। 87 है, किसी व्यक्ति के ज्यामितीय पहचान के लिए अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है? किसी व्यक्ति के ज्यामितीय पहचान के लिए अंगुली छाप कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग क्रम वीक्षण के अलावा किस प्रयोग में और किसको या निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, परितारिका क्रम वीक्षण, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण और वाक अभिज्ञान, यानी तीनों, डी ऑप्शन। ठीक है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर के सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का एक वे है, तरीका है, जिसका प्रयोग जो इस सबका प्रयोग जो है परिवेश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और बायोमेट्रिक इंस्टीट्यूट के अनुसार ज्योमेत्रीय या बायोमेट्रिक पहचान का जो स्तर है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मैचिंग के द्वारा, कान के आकार के आधार पर, आइरिस के आधार पर, रेटिना के आधार पर, चेहरे की पहचान, अंगुली छाप आधारित, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, इसके बाद व्यक्ति के चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं या इनके आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन पर आधारित, ठीक है, और अंगुली या हथेली के नसों के विन्यास के आधार पर, और वाक अभिज्ञान पर भी आधारित, वॉइस, आवाज के आधार पर। 88 नंबर है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? अंगुली का जो निशान होता है बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, फ्लोरोसेंट पाउडर का, डी ऑप्शन। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग होता है। 89, कौन ट्रांसजेनिक के द्वारा नहीं पाया जा सकता है? कौन ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं पाया जा सकता है? तो सही जवाब है क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, सी ऑप्शन। क्लोन का तात्पर्य है प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से एवं नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रतिरोपण किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अब इच्छित गुणों वाले जीनों का प्रवेश पौधों में भी कराया जाता है। ऐसे पौधे जीनोम बाह्य डीएनए शामिल हो ट्रांसजेनिक्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक चूहे, खरगोश, सुअर इत्यादि पैदा किए जा चुके हैं। 90 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, सी ऑप्शन। उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है, यह स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इसके बाद 91, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो यह तथ्य बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं का हाशियाकार कोशिका अरक्ता रोग, यानी सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार हाशियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और 92 है, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो जीन उपचार का उद्देश्य शरीर की समान क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में समान जीनों को प्रवेश कराकर त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोककर पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदलकर बीमारी की निदान करना होता है। सोमेटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवांशिक बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त की जा रही है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे जो मिसलेनियस प्रश्न होंगे उनको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए और
जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।